जी नईम साहब, मैंने आपकी बात सुनी है, लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं समझ आ रहा कि फ्रॉड किस तरह हुआ आपके साथ। मैडम जी वही तो बता रहा हूँ, मेरी कबाड़िये की दुकान है। एक दिन मैं दुकान पे बैठा हुआ था कि इदरीस मेरे पास आया एक मूर्ति लेके। अस्सलाम वालेकुम। वाशाम। जी जनाब अली, मैं आपके लिए आज एक ऐसी नायाब, अनोखी और बेमिसल चीज लेकर आया हूं कि जिसे आप देखेंगे तो आपकी आंखें खीरा हो जाएंगी। यह है वो नायाब। अब बताइए इसका आप क्या देंगे? अब ये मूर्ति मेरे किस काम की भाई? और ये आधी टूटी हुई है। ये बुद्धा की मूर्ति है, बुद्धा की। गौतम बुद्ध का नाम सुना है तुमने? नहीं? अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि तुम क्या दोगे इसके? सुबह सुबह का टाइम है, चलो बॉनी कर लेते हैं, 50 रुपए ले लो इसके। क्या 50 रुपए? क्यों मजाक कर रहे हैं आप? हैं? मेरे ख्याल है तुम्हें अच्छे आइटम की और एंटीक आइटम की पहचान नहीं है ना? अरे पाकिस्तान से बाहर इसके लाखों डॉलर मिलते हैं। गोरे इसे देखकर बावले हो जाते हैं, बावले इसके। और पाकिस्तान में भी गिर गिरा के, मर मरा के मेरा ख्याल है 10 से 15 लाख तो मुझे मिल ही जाएंगे। बिल्कुल है? अच्छा ऐसा करो, इसको तुम रख लो 1 हफ्ते तक। मैं अभी तुमसे कोई पैसे नहीं ले रहा, ठीक है? अगर ये बिक जाए तो तुम पैसे मुझे दे देना, ठीक है? रख लो, कोई बात नहीं। मैं 1 हफ्ते बाद आऊंगा और नहीं बिका तो ले जाऊंगा। रख लो। इदरीस के जाने के कोई 1 घंटे बाद मेरी दुकान पर एक आदमी आया। ये कितने का देगा? 500। नो मैन, आई एम नॉट स्लीपिंग। उसका बात नहीं कर रहा मैं, इसका बात कर रहा। ये कितने का देगा? ये देखो। ओल्ड मैन, इस मूर्ति की बात करता मैं, इस मूर्ति का। ये हाँ। ऑफ कोर्स व्हाट्स द प्राइस? कितने का देगा? देखो। आई विल ट्राई। ओह, काफी ओल्ड दिखता है और जेन्युइन माल है। ये तुम्हारे पास किधर से आया? 1000-2000 ईयर्स पुराना होगा ये। कितने का देगा? हे मैन, क्या सोचता है? हम तुमसे इसका प्राइस मालूम करता। व्हाट्स द प्राइस? 15 लाख। ओह वेरी नाइस। पेमेंट तुम बिल्कुल करेक्ट बताता। एक बात बताता, क्या तुम्हारे पास इस मूर्ति का इंपोर्ट परमिट होता? इट्स ओके। एक्सक्यूज मी, ये 1000 रुपीज आप इसका एडवांस रखता। हम डे आफ्टर टुमारो आता। टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, परसों। हाँ। फिर दूसरे दिन मुश्ताक के आने से पहले इदरीस मेरे पास आ गया। वो अस्सलाम वालेकुम। वसाम। वो मैं आपको एक मुजस्समा दे गया था बुद्धा का, वो मुझे वापस दे दीजिए। क्यों भाई? वो उसका एक कदरदान मुझे मिल गया है, तो मैं उसको दे दूं, अपने पैसे ले लूं। कितने पैसे दे रहा है? 2 लाख रुपए। 2 लाख ना? हाँ? 2 लाख मुझसे ले ला। आपसे वो, चलो मेरे नजदीक क्या है, वो दे आप दे की बात है। आप दे, लेकिन नकद पैसे लूंगा। नकद? बिल्कुल। तू जा बैठ, मैं बैंक गया और अभी आया। जल्दी। मुझे बाद में पता चला कि वो दोनों रिश्तेदार हैं, साले बहनों ही हैं। वो तो मुझे बाद में पता चला कि वो मूर्ति भी जाली थी। 50 रुपए की मूर्ति 2 लाख का फटका लगा गए मुझे। मैडम जी मेरे 2 लाख रुपए दिलवा दो। देखिए, फ्रॉड तो वो आपके साथ कर गए, आपकी मासूमियत का फायदा उठा के। लेकिन मसला ये कि आपके पास कोई तहरीरी सबूत भी नहीं है। सारी बातें तो जबानी कलामी तय हुई हैं। हाँ, वो बहरहाल मेरे 2 लाख रुपए दिलवा दो। मैंने बड़ी मेहनत से कमाए हैं। दोनों चीटर हैं, चीटर, बहुत चीटर हैं। मुझे 2 लाख रुपए का फटका लगा गए। शेरोज, क्या कहते हो, क्या किया जाए? हम उनको एक लीगल नोटिस भिजवा सकते हैं। उसके बाद कोशिश करते हैं आपके पैसों की रिकवरी हो जाए। शायद लीगल नोटिस मिलने से डर जाए वो। अरे क्या बात है दूल्हा भाई, खामोश बैठे हो। तू डीसी ऑफिस जाकर इमरान से मिल लेना, एजेंट है ना अपना, उससे मिल लेना और उससे पूछना कि वो शेख साहब के बच्चों के बे फार्म का क्या हुआ।
अरे देख, वहाँ से टाइम मिले तो तुम वहाँ कस्टम चले आना, ठीक है? वहाँ देना कय्यूम का असाइनमेंट आ गया सऊदी से, ठीक है? ठीक है दूल्हा भाई, ये तो मैं कर लूंगा, मगर आप क्या करोगे? अबे अब देखूंगा आगे कि किसको फंसाना है, किसको दूर बनाना है, किसको उल्लू बनाना है, किसे टोपी बनानी है, बात समझा कर यार। वैसे एक बात है, नईम कबाड़ियों को मामू को बनाया। आ गया तुम्हारा मामू। कौन चीटर? 2 लाख रुपए निकालो, मैं तुम दोनों का खून पी जाऊंगा। 2 लाख मुझे कत्ल कर रहा है। कत्ल करने आ गया था मुझे। अरे तो लोगों ने बचा दिया मुझे यार। अबे यार, दरवाजा खुला हुआ है, जबकि उनको पता भी है कि बुढ़ा पागल घूम रहा है, उसके बावजूद दरवाजा खुला हुआ है। अरे दूल्हा भाई, घर के दरवाजे खुले पड़े हुए हैं और आप हो के यहाँ बैठे हो। कोई चोर आ जाए, कोई और आ जाए, ऊपर से जवाब भी नहीं दे रहे। दूल्हा भाई, दूल्हा भाई, दूल्हा भाई, दूल्हा भाई, दूल्हा भाई, ये क्या हो गया? बोलने वालों, आकर देखो मेरे दूल्हा भाई के साथ क्या हो गया। अरे मैं गया ही क्यों था आपा को घर छोड़ने के लिए। दूल्हा भाई, अरे दूल्हा भाई, आगे खोलो दूल्हा भाई, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अरे कोई है? शुमार बयान करते हैं कि पाकिस्तान में साल रवा में अब तक दहशतगर्दी की वारदातों में 646 आम शहरी, 220 सिक्योरिटी एहलकार और 1843 दहशतगर्द हलाक हुए। 2015 में अब तक दहशतगर्दी की वारदातों में हलाकतों की कुल तादाद 2709 हो चुकी है। जी आईओ साहब, आप अदालत को बताएंगे कि इस वारदात के लिए मुलजिम नईम अहमद को किसने नामजद किया? सर, मकतूल के छोटे भाई इसहाक और ब्रादर निस्बती मुश्ताक ने मुलजिम नईम अहमद को ही नामजद किया। नईम कबाड़िया ने मेरे बहनों का कत्ल किया है। भला एक कबाड़िया की आपके भाई से क्या दुश्मनी हो सकती है? पता नहीं साहब, उसका कहना है कि इद्रीस ने उसे 2 लाख का चूना लगाया है। हालांकि मेरा भाई बहुत सीधा और शरीफ आदमी था, वो किसी को धोखा नहीं दे सकता साहब, वो किसी को धोखा नहीं दे सकता। जब हमने मुलजिम नईम अहमद को उसके मकान से गिरफ्तार किया तो उसके कब्जे से हमें 2 शवाहिद मिले, एग्जिबिट ए यानी आले कत्ल और एग्जिबिट बी यानी वो चाकू जिससे मुलजिम मकतूल को डराता था। फॉरेंसिक तज्जिये से यह बात साबित है कि एग्जिबिट ए पे ही मकतूल के खून के धब्बे मौजूद हैं। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है जज साहब? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। सिर्फ फोरेंसिक रिपोर्ट से अगर ये बात साबित भी होती है कि एग्जिबिट ए आला कत्ल है, तब भी योर ऑनर ये बात साबित नहीं होती कि एग्जिबिट ए मेरे क्लाइंट नईम अहमद साहब की मिल्कियत है। योर ऑनर, हमारा ये दावा है कि एग्जिबिट ए आला कत्ल मेरे क्लाइंट की मिल्कियत नहीं है, एग्जिबिट बी मेरे क्लाइंट की मिल्कियत है, लेकिन योर ऑनर ये आला कत्ल नहीं है। सर, मैं आयो साहब से कुछ सवालात करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। आयो साहब, आपने अपनी रिपोर्ट में तो डिटेल्स बताई हैं, लेकिन एक मर्तबा फिर मेरी याद दहानी के लिए जरा ये बताइएगा कि जब आप जाए वारदात पर पहुंचे तो उस वक्त आपने क्या नक्शा पाया और मकतूल को किस हालत में पाया? जब हम जाए वारदात पर पहुंचे तो हमने देखा कि मकतूल रॉकिंग चेयर पर मौजूद था और लाश के गिर्द अहले खाना और अहले मोहल्ला की कसीर तादाद मौजूद थी। क्या आपको जाए वारदात से मेरे क्लाइंट नईम अहमद साहब की मौजूदगी के कोई शवाहिद मिले? देखिए मैडम, मैंने आपको बताया ना कि जब हम जाए वारदात पर पहुंचे तो वहाँ पर इतने ज्यादा लोग थे कि कुछ शवाहिद जाया हो चुके थे। क्या आपके पास कोई ऐनी शाहिद है जिसका ये बयान हो कि जाए वारदात के करीब वारदात के वक्त पर मेरा क्लाइंट देखा गया हो? मैडम, ऐसा तो शवाहिद कुछ नहीं मिले, मगर मुलजिम के घर से आले कत्ल का बरामद होना, क्या ये ठोस सबूत नहीं है? आयो साहब, क्या आपको एहसास नहीं हो रहा कि आपकी तफ्तीश में झोल है? योर ऑनर, मेरे क्लाइंट के घर की सहन की फर्श पे खुलेआम आला कत्ल बरामद हुआ। आयो साहब, आपको इस बात पर हैरत नहीं हुई? क्या ऐसा कभी हुआ कि एक क्रिमिनल जुर्म करे, वारदात करे और उसके बाद सबसे अहम एविडेंस
आला कत्ल इस तरह खुलेआम अपने सहन में छोड़ दे? और जैसा कि आपने अदालत को बताया कि मकतूल बहुत रिलैक्स तरीके से अपने घर के कमरे में एक रॉकिंग चेयर पर आराम से बैठा था, बल्कि मकतूल के साथ जो भी उस वक्त कमरे में मौजूद था, मकतूल उस पर एतबार करता था, क्योंकि मकतूल उसके सामने पीठ करके बैठा था और कातिल ने मकतूल के पीछे जाकर उसका गला काट दिया। आयो साहब, आपको तो अपनी तफ्तीश में इन तमाम पहलुओं पर गौर करना चाहिए था। योर ऑनर, इस तफ्तीश में तासुब और उजलत झलकती है। सर, हमारा अब भी ये दावा है कि आला कत्ल मेरे क्लाइंट की मिल्कियत नहीं है। ये आला कत्ल मेरे क्लाइंट के घर पर प्लांटेड एविडेंस है। थैंक यू सर। मकतूल के अहले खाना ने ही इन पर शक जाहिर किया है और अब मैं अपने दलाइल को तक़वियत देने के लिए अपने 2 गवाहों को अदालत में पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त। जज साहब, जिस दिन भाई साहब का कत्ल हुआ उसी दिन दोपहर की बात है। अब निकालो बाहर उनको। मुझे पता है मेरे और दोनों घर पर नहीं है, और अगर होते तो मैं आपको बता देता। और इस उम्र में बदमाशी दिखा रहे हो आप। बदमाशी? अब मैं अपने पैसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। आज या तो दोनों मेरे 2 लाख रुपए देंगे, नहीं तो आज उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अब इसी चाकू से ना। अभी बुलाती हूँ मोहल्ले वालों को। मैं बोला ना, वो लोग घर पे नहीं है। ओ भाई, और तू अंदर जा। हम औरतों का बोली लगता है। साहब, उस वक्त तो ये चला गया, लेकिन रात तक ये गली के चक्कर लगाता रहा और मोहल्ले वालों ने बताया कि इसके हाथ में चाकू भी था। इसहाक भाई के जाने के बाद मेरी बहन इतनी खौफजदा थी, बहन ने कहा कि मुझे अम्मी के घर छोड़ दो। फिर रात को 8 बजे मैं अपनी बहन को अम्मी के घर छोड़ने चला गया और जज साहब, जब मैं घर लौटा तो मैंने देखा कि मेरे बहनोई का किसी ने गला काट दिया था। मेरे बहनोई सिर्फ मेरे बहनोई ही नहीं, मेरे बाप जैसे थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी जज साहब, और मुझे उन्होंने अपने बेटे की तरह पाला था। मगर इस खबीस इंसान ने मुझे यतीम कर दिया। जज साहब, इसे सख्त से सख्त सजा सुनाए। योर ऑनर, क्या वकील साहब के गवाह से 1-2 सवालात मैं भी कर सकती हूँ? इजाजत है। जी मुश्ताक साहब, आप अदालत को ये बात बताना पसंद करेंगे कि आप और आपके मकतूल बहनोई इदरीस साहब का जरिया मुआश क्या था? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ये मिस आमना किस तरह के गैर मुताल्लिका सवालात कर रही हैं मेरे क्लाइंट से? आखिर ये केस को किस तरफ ले जाना चाहती हैं? ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू सर। जी, आप सवाल का जवाब देंगे? जज साहब, मैं और मेरे बहनोई, हमें जो भी काम मिलता था हम मिल बांट कर करते थे। किसी को बेफाम बनवाना हो, शनाख्ती कार्ड बनवाना हो, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना हो, या पासपोर्ट बनवाना हो, या फिर डिग्री निकलवानी हो, मार्कशीट निकलवानी हो, ये काम हम मिल बांट कर करते थे। और इस काम का हमें जज साहब थोड़ा बहुत मुआवजा मिल जाता था। लोगों को बेवकूफ बनाकर उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे थे, जैसा कि आप दोनों ने मेरे क्लाइंट के साथ भी किया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस आमना मेरे गवाह की तौहीन कर रही हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। योर ऑनर, मैं वकील साहब के एक गवाह और इस केस के मुद्दई की तौहीन नहीं कर रही। सर, मुद्दई ने जिस वाक़े की बुनियाद पर मेरे क्लाइंट पर इल्जाम लगाया, मैं उस वाक़े का पस मंजर अदालत के सामने रखना चाहती हूँ। सर, मुश्ताक और इनके मकतूल बहनोई इदरीस साहब ने मेरे क्लाइंट को एक जाली नकल मूर्ति बेची थी। इस फेक मूर्ति के इन्होंने मेरे क्लाइंट से 2 लाख रुपए ठगे थे। जज साहब, वो मूर्ति मैंने नहीं, मेरे बहनोई ने बेची थी। और वो मूर्ति नकली नहीं थी, वो असली थी। उसकी मिल्कियत लाखों में थी। आप जरा अदालत को ये भी बताएंगे कि ये मूर्ति आपने कहाँ से हासिल की? किसी म्यूजियम से खरीदी थी या किसी आर्ट कलेक्टर से? वो रावलपिंडी से आगे कोई एक इलाका है जज साहब, क्या नाम है उसका? हाँ, याद आया, टेक्सला। टेक्सला से मंगवाई थी मूर्ति जज साहब। टेक्सला से मंगवाई थी और मूर्ति असली थी, आपका कहना है? जी हाँ। आपको अंदाजा है कि आप कीमती नवादरात की स्मगलिंग के केस में भी मुलव्विस हैं अब अपने बयान के मुताबिक? मगर जज साहब, वो मूर्ति मैंने नहीं, मेरे बहनोई ने बेची थी। मेरा उसमें कोई कसूर नहीं है। अभी तो आप कह रहे थे कि आप हर काम मिलकर करते थे। ये वकील साहब, किस किस्म का गवाह आपने पेश किया है? जनाबे वाला, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि मिस आमना इस केस को कहां से कहां ले जाना चाह रही हैं। मुश्ताक साहब,
और मकतूल इदरीस साहब के खिलाफ आज तक कोई मुकदमा कायम नहीं हुआ, जबकि इनके क्लाइंट नईम के खिलाफ एक मुकदमा चोरी का माल बेचने का जरूर कायम हुआ है। जनाबे वाला, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इस केस को जल्द अज जल्द इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए और मुलजिम को सजा दी जाए। योर ऑनर, इस तफ्तीश में बहुत से झोल हैं और जिस किस्म के कारोबार में इस केस के मुद्दई और इनके मकतूल बहनोई मुलव्विस रहे हैं, सर इन्होंने बहुत से लोगों से फ्रॉड किए होंगे, इसलिए इनकी बहुत से और लोगों के साथ भी दुश्मनी होगी। पुलिस और प्रोसिक्यूशन को चाहिए कि तफ्तीश के दौरान इन जावियों पर भी गौर करे। ये अदालत मुलजिम नईम अहमद को 7 दिन के जुडिशियल रिमांड पर देती है, क्योंकि अभी तक इस केस की तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई है और आला कत्ल भी मुलजिम नईम अहमद के घर से बरामद हुआ है। लिहाजा अदालत इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को यह हुक्म देती है कि वो इस केस की तफ्तीश मुकम्मल करके उसकी तमाम तर रिपोर्ट नेक्स्ट हियरिंग में अदालत में पेश करे। पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 304 इस सूरत हाल में लागू होता है जब कत्ल अम्द का सबूत मिल जाए और उस पर कसास का इतलाक होता हो या कानून शहादत 1984 के आर्टिकल 17 के तहत कत्ल अम्द की मुस्तनद गवाही मिल जाए। रोज मैं कल से ये बात सोच रही हूँ कि जिस तरह से इदरीस और मुश्ताक का बिजनेस था, लोगों से फ्रॉड करते थे, इस तरह तो इनकी बहुत से लोगों से दुश्मनी हो सकती थी, लेकिन इसके बावजूद मुश्ताक ने किसी और के ऊपर शक का इजहार नहीं किया, बल्कि इदरीस के भाई इसहाक ने भी किसी और पर शक का इजहार नहीं किया। बेटा, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। आप ये कहना चाह रही हैं कि मुश्ताक किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है? आप खुद किस नतीजे पे पहुंची? देखो, जिस तरह से वारदात हुई है, कोई फोर्स्ड एंट्री के शवाहिद नहीं मिले, हो ना हो कोई जान पहचान का ही इंसान था जिसने ये वारदात की है। मुझे तो मकतूल की बीवी पर भी शक है। ये मालूम करो कि दोनों मियाँ बीवी के ताल्लुकात क्या कशीदा थे या नॉर्मल थे। लेकिन मैम, पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट में तो ये है कि कत्ल के वक्त मकतूल की बीवी घर पे नहीं थी। हाँ, तो ये भी मालूम करो इस बात में भी कोई सच्चाई है या नहीं। बल्कि इस वारदात से जुड़े जितने भी करीब तरीन लोग हैं ना, उन सबके सेलफोन रिकॉर्ड निकलवाओ। ठीक है, शायद उससे कुछ हेल्प मिले। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे जो पड़ोसी साहब थे जिनका कत्ल हो गया, अपनी बीवी से किस तरह के ताल्लुकात थे? क्या झगड़ा हुआ रहता था उनका? बहुत झगड़े हो रहे थे। उस दिन भी खड़ा हुआ मैं सुन रहा था, इतनी आवाजें आ रही थी शोर शराबे की, लड़ाइयों की। अरे तुमसे शादी करके तो मेरी जिंदगी अजाब हो गई है। अरे तुमने मुझे दिया ही क्या है? आखिर तुमने मुझे दिया ही क्या है? अरे शादी से पहले तू जैसा कौन सा करोड़ों में खेलती थी, हैं? जो अपनी किस्मत को कोस रही है। इस घर में कभी भागे हुए? सिर्फ 2 वक्त की रोटी और साल भर के सिर्फ 2 जोड़े, और यहाँ तक मेरे भाई को भी तुमने 2 नंबरी के धंधों पे लगा दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? अच्छा, तुझे बड़ा पता है कि 2 नंबर काम क्या होता है। दिन रात सख्त मेहनत करता हूँ जिसे तू 2 नंबर काम कर रही है। अरे तुझे तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने तेरे भाई को धंधे से लगा दिया। एहसान फरामोश। वाह 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 वाह, शुक्रिया अदा करना चाहिए। सारा दिन बेचारा मेरा भाई खज्जल ख्वार होता है, तब जाके तुम 2 पैसे देते हो उसे। अच्छा, तुम्हारा भाई यानी कि शहंशाह जहांगीर खज्जल ख्वारी करता है और तुम मुगलिया खानदान की आखिरी चश्मो चिराग। अजीब सी नस्ल की अजीबुल खल्कत औरत, नीच कुल। खबरदार, मेरे खानदान तक मत जाना। तुम्हारे मुंह लगने से तो बेहतर है मैं ये दुआ करूंगी कि अल्लाह इनकी मट्टी अजीज कर ले। इतना तो मुझे पता नहीं है कि अल्लाह तेरी दुआ कबूल करेगा या नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि अगर मैं मर गया तो उसमें तेरा हाथ जरूर होगा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। पड़ोसियों से इन्वेस्टिगेशन के बाद ये बात तो कंफर्म हो गई कि मकतूल के अपनी बीवी से ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं थे। आपा, वो राहिला की अम्मा का फोन आया था। वो कह रही है कि अब हम मजीद इंतजार नहीं करना चाहते, फौरन शादी करेंगे। अरे बड़ी बदतमीज औरत है। अरे उसको नहीं पता अभी तो उनका कफन भी मैला नहीं हुआ, हमारी यहाँ मैयत हुई है। ऐसे में हम इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकते हैं?
अरे आपा मैंने उनको समझाया था, मगर उनका वही पुराना रोना धोना कि तुम्हारे बहनोई की मौत के बाद मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि मौत और ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं। वो चाह रही है कि अपने जीते जी राहिला को अपने हाथों से रुखसत कर दें। मरने की तो इतनी बातें करती हैं, मगर दुनिया से निकलने का नाम नहीं ले रही। और वैसे भी अब तो सबको पता चल गया है। पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 304 इस सूरत हाल में लागू होता है जब कत्ल अम्द का सबूत मिल जाए और उस पर कसास का इतलाक होता हो या कानून शहादत 1984 के आर्टिकल 17 के तहत कत्ल अम्द की मुस्तनद गवाही मिल जाए। मैम, इस केस से रिलेटेड जितने आपने फोन नंबर्स निकलवाने को कहा था उनकी लिस्ट ये रही। इसमें 4 नंबर हाईलाइटेड हैं। एक तो शादी हॉल का, दूसरा ज्वेलर का, तीसरा एस्टेट एजेंट का और चौथा नंबर ये है जो मकतूल के सेलफोन पर हाईलाइटेड है। ये किसका नंबर है? ये फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर मोहसिन। प्रोफेसर मोहसिन? जी। उनको तो मैं भी बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। इनका इदरीस जैसे इंसान से क्या ताल्लुक? ये जरा मोहसिन साहब से मेरी बात करवाओ, इनका क्या कनेक्शन है इदरीस से? जनाबे वाला, अब तक की तफ्तीश के मुताबिक ऐसे कोई शवाहिद सामने नहीं आई जो मुल्जिम नईम को बेगुनाह साबित कर सके। जनाबे वाला, आले कत्ल भी इससे बरामद हुआ है और कत्ल का मुहर्रिक भी मौजूद है। गवाहों के मुताबिक ये वक़ुआ के रोज वहां पर घूमता फिरता पाया गया है। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि वो बगैर किसी तरद्दुद के इस केस का फैसला सुना दे। वकील सफाई, आप कुछ कहना चाहती हैं? अदालत फैसला सुना दे। सर, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज भी इस्तखासा ने नाअहली का सबूत दिया है। सर, अपने क्लाइंट को बेगुनाह साबित करने के लिए कुछ तफ्तीश मुझे और मेरी टीम को अपने तौर पर करनी पड़ी। सर, इसी सिलसिले में मैं अपना एक गवाह पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। सर, ये प्रोफेसर मोहसिन है। ये एक गवर्नमेंट कॉलेज में तदरीसी फराइज अंजाम दे रहे हैं। प्रोफेसर साहब, आप अदालत को बताएंगे कि आप मकतूल इदरीस को कब से जानते थे? योर ऑनर, मैं मकतूल इदरीस को नहीं जानता, बल्कि मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि उन्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे मिल गया। जिस बच्चे की कॉपी आपके पास है ना, वो है एक साबिक नाजिम के बेटे की और बड़ी पार्टी है और इसमें है 2.5 लाख रुपए आपके लिए। सर, आप ये रखें 2.5 लाख रुपए, ठीक है? और बच्चे को 100 में से 99 नंबर दे दीजिए। ये भी हमें पता चला है कि जिन प्रोफेसर हजरात के पास केमिस्ट्री और मैथ की कॉपीज हैं वो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनसे भी डील करवा दीजिए। आपने समझ क्या रखा है मुझे? उठाइए ये हराम का माल और निकल जाए यहाँ से। तो ऐसा करते हैं कि 50,000 और बढ़ा देते हैं, यानी कि 3 लाख रुपए ले लीजिए। इस किस्म के लोग आमतौर पे फी पर्चे के 5 लाख रुपए लेते हैं और वो तो 3 पर्चों की बात कर रहे थे, तो इस हिसाब से वो 15 लाख रुपए की रकम थी। लेकिन जाहिर है जैसा मैंने साफ इनकार कर दिया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस आमना गैर मुताल्लिक गवाहों को बुलाकर अदालत का वक्त ज़ाया करने की कोशिश कर रही हैं और मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि ये प्रोफेसर की गवाही से क्या साबित करना चाहती हैं। योर ऑनर, अपने क्लाइंट की बेगुनाही साबित करना चाहती हूँ। मेरी गुजारिश है कि अगर थोड़े से तहम्मुल का मुजाहिरा कर दिया जाए तो मैं अपने क्लाइंट की बेगुनाही साबित करने में कामयाब हो जाऊंगी। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मिस आमना, आप अपनी जिरे जारी रखें। थैंक यू सर, आप तशरीफ रख सकते हैं। योर ऑनर, प्रोफेसर साहब की बात से ये बात जाहिर होती है कि मकतूल के पास 15-20 लाख रुपए की रकम मौजूद थी और डिफेंस को इस बात का यकीन है कि इस कत्ल का असली मुहरिक ये खतीर रकम की थी। सर, इसी हकीकत की तह तक पहुंचने के लिए मैं चाहूंगी कि मकतूल की बीवी को कचहरे में बुलवाऊं। ऑल राइट। जी नहीं, मुझे इस बारे में कुछ इल्म नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ मुझे घर खर्च के ही पैसे दिया करते थे, बाकी जो कुछ कमाते थे अपने पास रख लेते थे। अगर हमारे पास इतने पैसे होते तो क्या हम अपने भाई की शादी ना कर देते? जज साहब, उसके ससुराल वालों ने तो ये डिमांड रखी थी कि अगर
वो अपना घर अलग नहीं करेगा तो वो लोग शादी नहीं करेंगे। योर ऑनर, मैं गजाला के भाई मुश्ताक को कचहरे में बुलवाना चाहती हूँ। मुश्ताक साहब, हमारे इल्म में आया है कि आपने अभी अभी एक मकान लिया है। जी नहीं, मैंने तो कोई मकान नहीं लिया। कमाल की बात है, हमारे पास तो ये एक रेंटल कॉन्ट्रैक्ट है। आपने अभी अभी ये किराए पे मकान लिया है, ये देखिए आपके सिग्नेचर्स हैं। अच्छा, आप किराए के मकान की बात कर रही हैं। वो अभी अभी मेरी बहन बताकर गई है ना कि मेरा रिश्ता जो है सिर्फ मकान की वजह से रुका हुआ था। आपकी बहन तो ये भी अभी बताकर गई थी कि आप लोगों के पास तो पैसे ही नहीं थे। फिर ये मकान किराए पे किस तरह लिया? अरे मैडम, छोटा सा मकान लिया है किराए पर, 8-10 हजार रुपए में रेंट पे मिल जाता है। 8-10 हजार? आपने तो इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 30,000 रुपया महाना रेंट पर ये मकान लिया है, जिसके आपने 6 महीने एडवांस, 3 महीने की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करवाया है। ये कोई लगभग 2,70,000 रुपए के करीब रकम बनती है। और इसके अलावा प्रॉपर्टी डीलर को भी आपने 30,000 रुपए दिए होंगे। तो इतनी रकम आपके पास कैसे आई? अरे मैडम, ये पेपर जो आप मुझे दिखा रही है ये मेरे मकान के पेपर नहीं है, और ये जो आप सिग्नेचर दिखा रही है ये आपने सिग्नेचर किए होंगे, मेरे सिग्नेचर नहीं है। जज साहब, ये बिला वजह इल्जाम लगा रही है मुझ पर। प्रॉपर्टी डीलर के जरिए आपने मकान लिया है, उसको भी समन करके बुलवाया हुआ है। वो अदालत के बाहर इंतजार कर रहा है। अदालत का वक्त जाया होगा लेकिन उसको भी बुलवाया जा सकता है। अब आप सच्चाई बताएंगे? क्या मैं बुलवाऊं अपना गवाह? बस कुछ कमेटी डाली हुई थी, कुछ पैसे जमा किए हुए थे, वो मैंने मिलाकर रेंट का मकान ले लिया। कहाँ कमेटी डाली थी आपने? मोहल्ले में, पड़ोस में। कौन कौन से लोग हैं कमेटी मेंबर्स के नाम बताएंगे आप? अरे कहाँ उलझा रही हैं बीबी जी, मैं कमेटी मेरे पास थोड़ी डली हुई है, कमेटी खाला के पास डली हुई है। अब मैं उनको मिलवाना पड़ेगा। कितने की कमेटी थी मुश्ताक साहब? 2.5 लाख रुपए की। 2.5 लाख रुपए की? अच्छा अच्छा अच्छा, तो 2,70,000 तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट और रेंट बन गया। 30,000 आपने प्रॉपर्टी डीलर की कमीशन दी। ये तो सब मिला के 3 लाख के करीब हो गया। 2.5 लाख से तो ऊपर बन रहा है मुश्ताक साहब। अरे जज साहब, मैंने वकील साहबा को बताया ना 2.5 लाख की मेरी कमेटी थी, कुछ पैसे मेरे पास पहले से मौजूद थे, तो वो सब मिलाकर तो इतने तो बनते हैं ना। ठीक ठीक, कितने पैसे ऊपर थे मुश्ताक, बताएंगे आप? यही कोई 80-90 हजार रुपए एक्स्ट्रा मेरे पास पड़े हुए। टोटल अमाउंट यही थी, सोच के बताइएगा एक दफा। 2.5 लाख की कमेटी और 70,000 ऊपर आपके? नहीं, 1,10,000 रुपए मेरे पास थे। 1,10,000 रुपए थे, ये कंप्लीट पैसे थे आपके पास। ठीक, इसके अलावा भी कुछ रसीदें हैं मेरे पास मुश्ताक साहब। हम अपना होमवर्क बहुत ठीक तरह करते हैं। ये देखिए योर ऑनर, इन्होंने अपनी होने वाली बीवी के लिए कुछ जेवरात भी बनवाने के लिए एडवांस दिया है। ये देखिए ना मुश्ताक साहब, ये जूलर की रसीद, इसमें साफ लिखा है कि आपने 1,20,000 रुपया जूलर को भी एडवांस दिया है। अरे छोड़े इन पेपर्स को। आप ये साबित करना चाह रही हैं कि मेरे बहनोई को जो साबिक नाजिम ने 15 लाख रुपए पास करवाने के लिए दिए थे वो मैंने चोरी की है? चले, आपने अदालत के सामने ये तो माना कि आप नाजायज कामों के लिए लोगों से पैसे लेते थे, और इस बात का भी आपने इकरार कर लिया कि 15 लाख रुपए की रकम आप लोगों के दरमियान मौजूद थी। चले, अभी थोड़ी देर के लिए हम हिसाब किताब को साइड पर रखते हैं। मुझे आप ये बताइए कि वकूए के रोज रात 11:30 बजे के करीब आप मेरे क्लाइंट नईम साहब के घर क्या करने गए थे? अरे मुझे क्या मालूम वो बुढ़ा खपती खबीस कबाड़िया कहाँ रहता है। आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि मेरा क्लाइंट कहाँ रहता है, और इससे पहले कि ये साबित हो जाए आप किस कदर झूठे इंसान हैं, आप कबूल कर लें कि आपको पता है कि नईम साहब कहाँ रहते हैं, और आप रात 11:30 बजे के करीब वारदात के रोज उनके घर गए थे। अरे जज साहब, वकील साहिबा जबरदस्ती मुझे ये जुर्म कबूल करवाना चाहती हैं। जब मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया तो मैं क्यों एक्सेप्ट करूं? अगर आपके पास झूठा गवाह कोई मौजूद है वो भी सामने कटहरे में ले आइए, मेरे खिलाफ दिलवा दीजिए गवाही उससे। गवाह तो नहीं है, लेकिन इतना ठोस सबूत है कि उसको आप झुठला नहीं सकेंगे। योर ऑनर, वकूए की रात 11:30 बजे मुद्दई मेरे क्लाइंट नईम साहब के घर गए थे, और इसके लिए हमारे पास एविडेंस मौजूद है। योर ऑनर, ये फुटेज मुलाहिजा कीजिएगा। सर, ये मेरे क्लाइंट की गली के एक स्कूल के बाहर नस्ब सीसीटीवी कैमरा है जिससे ये फुटेज हासिल की गई, जिससे साफ नजर आ रहा है कि मुद्दई मेरे क्लाइंट की घर की दीवार पर चढ़ा,
रात 11:30 बजे और इसने दीवार के ऊपर से कोई चीज मेरे क्लाइंट के सहन में फेंकी। सर, ये सीसीटीवी फुटेज देखकर ये बात साफ जाहिर होती है कि मुश्ताक ने अपने बहनोई को रात 10:30 बजे के करीब कत्ल किया। उसके बाद हाथ में आला कत्ल लिए हुए ये मेरे क्लाइंट के घर गए और उनके घर के सहन में आला कत्ल फेंक दिया। इस फुटेज से साफ जाहिर है कि तुम दीवार पर चढ़े और तुमने कुछ फेंका। साफ साफ बताओ तुमने क्या फेंका था? हाँ मैंने किया, ये मैंने किया सब कुछ। जज साहब, मेरे बहनों ही सारा काम मुझसे करवाते थे, सारी भागदौड़ मैं संभालता था, जबकि मुझे इस काम के सिर्फ मखसूस मुआवजा मिलता था। जज साहब, जब आमना मैडम ने नईम कबाड़िया का लीगल नोटिस भेजा तो मेरे बहनों ही डर गए थे। नईम कबाड़िया ने लीगल नोटिस भिजवाया है, और वो भी इतनी बड़ी वकील आमना कबीर की तरफ से। और हमने अभी तक वो नाजिम का काम भी नहीं किया। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के 15 लाख रुपए तय हुए थे। प्रोफेसर मोहसिन तो माना नहीं, फेल कर दिया। और भाई ये नाजिम है ना, यह है सियासतदान, और सियासतदान बड़े खतरनाक होते हैं। भाई मैं तो 15 लाख वापस दे रहा हूं। अरे दुल्हा भाई, आप तो एकदम से बकरी बन गए। हाँ बकरी बन गया मैं बकरी बन गया। इसलिए को तुझे तो जानते नहीं है, हैं? मुझे जानते हैं, मुझे ये चेहरा देखा हुआ उन्होंने, मेरा डील मैंने की थी भाई। बकरी। दुल्हा भाई, मुझे करनी है शादी और पैसे मैं आपको वापस नहीं देने दूंगा। जज साहब, पैसों की लालच में मैंने अपने बहनों का कत्ल कर दिया। मेरे टूटे हुए दिल से अरे कोई तो आज ये पूछे। दुल्हा भाई, हाँ आप कब आए? आधे घंटे पहले आया हूँ। लेकिन तुम कहाँ थे और ये गजाला बेगम कहाँ है? मैं तो आपा को अम्मी के यहाँ छोड़ने गया था। अभी तो क्यों छोड़ने गए थे भाई? मेरी कुछ परवाही नहीं है, खाने वाने के लिए भी कुछ नहीं है। आपको अपनी फिक्र पड़ गई, आप ये नहीं पूछ रहे कि आपा घर गई क्यों है? क्यों गए थे? अरे वो नईम कबाड़िया है ना, वो घर पे आ गया था और आपा ने बताया उसने बड़ा शोर शराबा किया, हाथ में चाकू निकालकर पूरे मोहल्ले में नचाया उसने, और ये धमकी देकर गया है मैं फिर आऊंगा। ये तो भला हो इसाक भाई का जो घर पर मौजूद थे। उस पागल सनकी बुड्ढे को उन्होंने संभाल लिया, वरना आपा के लिए तो बड़ा मसला हो जाता। और आपा इसी डर की वजह से तो अम्मी के यहाँ गई हैं। यार ये बुड्ढा है ना, ये वाकई पागल हो गया है। उस दिन देखा होटल में कैसे चाकू लेकर आया था। ये मुझे मार कर दम छोड़ेगा। ऐसा कर दो, ये पूरी लाइटें वाइटें सब बंद कर दे, खिड़की दरवाजे इन सब में ताले कुंडी लगा दे यार। मैं ही दरवाजा बंद करता हूँ। मैं करता हूँ, आप बैठे। मैं बंद कर दे यार, और जितनी मेरे सब बंद कर दे यार। दरवाजा बंद कर दिया। आप रिलैक्स हो जाएं, सब ठीक हो जाएगा। आप चाय पियेंगे? अरे चाय को गोली मार यार, तू पहले लाइट बंद कर। ये मेरा गला खुश्क हो रहा है यार, मुझे पानी पिला दे। और ये लाइट सब बंद कर दे यार, जल्दी जल्दी बंद कर दे। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने वाकई बहुत गुनाह किया। मैं तो कभी ऐसा कोई गुनाह नहीं करूंगा। अबे कहाँ गया भाई तू? जल्दी आ जा यार। खराब कर दूंगा, सबका कर दूंगा। अल्लाह मुझे माफ कर दे, इस दफा बचा ले अल्लाह। ये बुड्ढा मुझे जान से मार देगा अल्लाह, मुझे बचा ले मेरे अल्लाह। ये मेरे मुझे माफ कर दे जज साहब, मुझसे गलती नहीं है। आसिफ के साथ जिस थाली में खाया तूने उसी में छेद किया। पापा मुझे माफ कर दे। पापा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। ऑर्डर ऑर्डर, आप लोग खामोश हो जाएं, अदालत के तकद्दुस का ख्याल रखें। बैठ जाइए जाके। वकला की बहस, पेश किए गए शवाहिद और गवाहों के बयानात के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है मुल्जिम मुश्ताक ने एक बड़ी रकम के लालच में आकर एक सोचे समझे मंसूबे के तहत अपने बहनोई को कत्ल किया और आला कत्ल मुल्जिम नईम अहमद के घर में फेंक कर कानून को गुमराह करने की कोशिश की। लिहाजा यह अदालत मुल्जिम मुश्ताक हुसैन के इतराफी जुर्म के बाद ज़ेर दिफा 302 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत उसे सजाए मौत का हुक्म सुनाती है, जबकि मुल्जिम नईम अहमद को इस केस से बाइज्जत बरी किया जाता है। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।